Hello students, this is your Kamakshi teacher from 9th standard. लास्ट लेक्चर में लास्ट 2 पार्ट्स सिविक्स फ्रेमिंग अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा है। अब अपना थर्ड पार्ट इसका कंटिन्यू है सोशलिस्टिक मीन्स समाजवाद। इन द ईयर 1976 by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution which brought social and economic equality and furthered the aim of welfare state. इसका मतलब 1976 में 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंदर सोशलिस्ट का वर्ड ऐड किया हुआ है। सोशलिस्ट मीन्स समाजवाद का शब्द जोड़ा गया है। और मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस अपना भारत संविधान के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सामाजिक क्रांति इसके द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के बारे में आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है। वेलफेयर स्टेट मीन्स लोक कल्याणकारी राज्य। देन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न directs social, economic and political equality for citizens as given in the preamble. It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. Any one particular person should not have overall assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. इसका मतलब है संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त होता है। तो इसमें समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन किया जाता है और राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना गया है। और समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण ना करना और समाज के सभी लोगों के स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए और जिससे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके और अमीर गरीब के भेद को समाप्त करने के लिए लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए अपना भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज होता है। इसमें रिच एंड पुअर, देयर इज नो मोर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर और दोज द पीपल्स ऑफ अवर इंडियंस, एवरी सिटीजन हैव द equal opportunity by getting all the facilities and provisions from society by state or central government. There is no more eliminating discrimination in our country. All are equal in our country. For that, India is committed to secure social, economic and political justice. Social, समाज रचना और राष्ट्रीय संपत्तियों को न्यायपूर्ण विभाजन करने के लिए और उसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक को सभी नागरिकों को पूर्ण तरीका से इक्वली देने के लिए अपना भारत संविधान
एक महत्वपूर्ण काम करता है। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म। Secularism. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. India is a secular country. India can never become one particular religious country as per the provisions of the Constitution. So 1976 में कैसे सोशलिज्म को ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट में, वैसे ही सेकुलर, एक सेकुलर मीन्स असंप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष ए सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है। और माना जाएगा भारत एक धार्मिक राज्य नहीं बन सकता है, धार्मिक राज्य नहीं बन सकता है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष और असंप्रदायिक राज्य होता है, असंप्रदायिक राज्य होता है। तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया डज नॉट follow any particular religion, so the country never promotes any religious activity. किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है और राज्य किसी भी असंप्रदायिक प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता है, धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता है। और the country cannot live involve any secular activity with religious activity. The citizen of the country has a freedom to choose his or her religion. The country cannot discriminate a citizen on religious basis. Equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religious discrimination. In this way, secularism is the basic foundation and mandatory feature of the Constitution. That means देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के साथ रह सकते और किसी के धर्म को पालन भी कर सकते, उसका पूरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता मिला है। और धर्म और अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिकों के साथ और उसका भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी की नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। नागरिकों को सरकारी नौकरियों में और समान अवसर तथा मूलभूत अधिकार के अनुसार अधिकारों में समान रूप में उपयोग की स्वतंत्रता दिया गया है। तो इसके कारण से अपना भारतीय संविधान एक लोकतंत्र का लक्षण माना जाता है, एक लोकतंत्र का लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट, सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म संभव आर द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वधर्म समदृष्टि और सर्वधर्म संभव, तो इसका सिद्धांत अपना भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। और नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज्ड इन एनी स्टेट्स। कोई भी राज्य किसी भी धर्म को तो किसी को धर्म को एक उल्लेख किया गया, मानी इसको कैसे बोले, राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और उसका उल्लेख किया गया है, इसके मतलब ऐसा भी आपको समझा सकती हूँ मैं, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को, कोई भी धर्म को कोई भी राज्य एनकरेज नहीं करता है, अपने देखेंगे हर स्टेट्स में बहुत सारा धर्म है, सो मेनी रिलीजन्स आर देयर, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, so many religious types of peoples lived in all the states of our country. So there is no prohibition of any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith. That means धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के लिए नागरिक अधिकार पर राज्य कोई भी प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगा सकता है।
बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के मूलभूत लक्षण. द कॉन्स्टिट्यूशन which came into force on 26th January 1950, and it is considered as the largest, extensive and detailed written document that is given below the basic and salient features. So अपना संविधान, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में सबसे बड़ा, विस्तृत तथा भारत के लिखित संविधान के कुछ विशेष तथा मूलभूत लक्षण के अनुसार में किया गया है. सो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th January 1950 and is considered as the largest, that means elaborate, extensive and detailed written document. तो इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है. फर्स्ट वन इज रिटन डॉक्यूमेंट. व्हाट इज द रिटन डॉक्यूमेंट? रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है? लिखित दस्तावेज. तो एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इसराइल, इंडिया along with other nations of the world have their constitution in the written form. Considering the social, geographical, diversified circumstance and prehistorical notions, the Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written form. ब्रिटेन और इसराइल, ये दोनों देश को छोड़ के भारत और उसके साथ विश्व के सभी देशों में अपना ये भारतीय संविधान जैसा संविधान लिखित रूप में किया गया है. और सबसे ज़्यादा अपना भारत के अंदर सोशल, जोग्राफिकल, डिवर्सिफाइड सर्कमस्टेंस, दैट मीन्स सामाजिक और भौगोलिक और पूर्व ऐतिहासिक तरीक़ा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में भारत के लिए लिखित संविधान, दैट मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया है. सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ड्राफ्टेड इन अ रिटर्न स्टेटमेंट. नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी मतलब संविधान का आकार. It totally, our Indian constitution is divided in 22 sections comprising 395 articles and 8 appendices, now 12. The constitution comprises provisions for state administration and states, interrelations, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitution. So, संविधान का आकार, ये टोटली अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 सेक्शंस को कवर किया है. ये 22 सेक्शंस के अंदर 395 आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय आर्टिकल? ये आर्टिकल से होता है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मीन्स व्हाट इज मीन बाय आर्टिकल्स? अनुच्छेद. What articles means? अनुच्छेद. Then and it also add 8 appendices. 8 appendices. Appendices means परिशिष्ट. So अभी 8 appendices नहीं है, total now 12. Sorry, total 12. The constitution comprises provisions. एक constitution के अंदर कौन सी विभाजित किया गया है? मानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट्स, इंटर मतलब आंतरिक संबंध और मूलभूत अधिकार, इंटर रिलेशंस, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, पॉलिटिकल पॉलिसीज, दैट मीन्स राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, जुडिशरी,
न्यायपालिका, स्टेट इलेक्शन, चुनाव आयोग और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्थानीय स्वराज की संस्था, दैट मीन्स सरकार की संस्था, माइनॉरिटीज मीन्स अल्पसंख्या, शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्ग लोग और डिप्राइव्ड ग्रुप्स, जो समाज के अंदर वंचित समूह होते हैं ना, तो उनके लिए अपना भारतीय संविधान की विशेष व्यवस्था किया गया है। और ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एलाबरेट है, बहुत बड़ा है और ये पूरी की पूरी रिटर्न डॉक्यूमेंट में दिया गया है, तो इसलिए इसको अपना कोई भी तरीका से आसान से अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते। नेक्स्ट वन, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप। In America, dual citizenship is given, one for United States of America and another for state citizenship. But in India, there is only single citizenship irrespective of any region or state of the country. Only citizens of Jammu Kashmir have dual citizenship, one for India and another for the state of जम्मू कश्मीर। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो अमेरिका जैसा देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मानी ड्यूअल सिटीजनशिप, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए और जो जिस राज्य में से आए वो राज्य के लिए, और दूसरी अपना इंडिया में एक नागरिकता का नागरिकता मिलता है, वो ओनली वन सिंगल सिटीजनशिप और कोई रीजन और स्टेट के अनुसार में नहीं है। देन जम्मू कश्मीर, केवल जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप मिलता है, एक भारत के लिए और वो स्टेट, वो जम्मू कश्मीर का राज्य के लिए। नेक्स्ट, द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, देयर इज nowhere any reference of the word federal in the constitution. Union of states is the sentence used for India. By the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component states is indicated. India is a union of states and no state has right to secede it. Thus India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In Indian Federation, there are two sets of governments, the union government and the state government. The constitution has clearly marked areas of functioning for both the kinds of governments. Now we go to the state with strong federal structure. मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र, दैट मीन्स फेडरल का शब्द, इसका उल्लेख नहीं किया गया, फेडरल का नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार में भारत, अपना इंडिया एक राज्य का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, और भारत में संघ तथा इकाई राज्यों के, भारत और इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कभी भी परिवर्तन नहीं किया है। नो स्टेट हैज़ टू सिकेड इट। और इकाई राज्यों के संघ, दैट मीन्स दस इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स, इकाई राज्यों का संघ होता है ना, संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, अलग होने का अधिकार भी नहीं है। और संविधान में केंद्र और राज्यों के, संविधान में केंद्र और राज्यों में
राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं। देन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, दो तरीका की सरकार चलता है, एक यूनियन गवर्नमेंट संघ के रूप में और राज्य के रूप में। सो अपना संविधान के अंदर क्लियरली दिया गया है ये दोनों बोथ काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करना है और इसका पूरी की पूरी काम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कैसे करना है। देन वी मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इधर दिया गया है। एक तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक के साथ उसकी पावर टोटली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट के साथ कैसे सब्जेक्ट किया गया है। फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट। A union list comprises 97 subjects of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph are also included in the union list. Union list totally 97 subjects. 97 सब्जेक्ट्स मीन्स 97 विषयों के बारे में समावेश किया गया है। इसमें कानून बनाने का अधिकार के रूप में कौन सी संघ इसमें प्राप्त होता है, तो कौन सी नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है। डिफेंस, संरक्षण, विदेशी मामला और एटॉमिक एनर्जी, परमाणु शक्ति, बैंकिंग, वित्त, बीमा, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ मीन्स डाक और तार, वो तो आपको पता है। और ये क्षेत्रों के अंदर ये यूनियन लिस्ट केंद्र सरकार का अधिकार चलता है, केंद्र सरकार के अधिकार चलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस 66 सब्जेक्ट, 67 विषयों के बारे में। और इसमें कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभाओं में प्राप्त होता है। किसमें? विधानसभाओं में ये प्राप्त होता है। और इसका लॉ एंड ऑर्डर, ये सब्जेक्ट्स लॉ एंड सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की संस्थाओं, एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई, हेल्थ, स्वास्थ्य, लैंड, जमीन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य विषय के सेवा में ये इंक्लूड हुआ है। और तो उस राज्यों में अगर केंद्र और सपोज इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ये इम्पॉर्टेंट स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट का, सपोज कोई भी राज्य के अंदर कानून और इसकी व्यवस्था को भंग हो रही, तो उस राज्य के अंदर केंद्र सरकार ने CRPF, दैट मीन्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, वो भेज सकता है। ये पावर केंद्र सरकार को होता है। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स संयुक्त सूची। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट, संयुक्त सूची। इसमें 47 टोटली एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है। और ये लिस्ट के अंदर इंक्लूड होने वाला सब्जेक्ट्स है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। तो ये 47 सब्जेक्ट्स के अंदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऐड किया गया है, वो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, इसके बारे में दिया गया। बट ये लिस्ट में अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में थर्ड पार्ट ऑफ द लिस्ट, दिस इज द थर्ड लिस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट एक इम्पोर्टेंस कॉमन कंसर्न के अंदर बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करता है और ये केंद्र और राज्य सरकार को पूरी मिलके ये कॉन्करेंट लिस्ट बनाया गया है और ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ ऑफ द गवर्नमेंट कैन पास द लॉस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। So we can see next part. Till then, bye.